हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का 14वां पार्ट देखेंगे, जो आपके ये रिवीजन क्लास चल रहा है। जैसे प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 51 नंबर आज का प्रश्न है, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो बजटीय व्यवहार से उत्पन्न घाटे को ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक घाटा बराबर आपका हो जाएगा सकल राजकोषीय, ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस आपका ब्याज। ठीक है, माइनस आपका ब्याज, यही जो होता है आपका प्राथमिक घाटा के बराबर होता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है आपके, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। या इसी को ऐसे कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज माइनस सकल राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? शून्य आधारित बजट अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो पीटर ए पायर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। शून्य आधार बजटिंग तकनीक का प्रवर्तक जो माना जाता है पीटर पायर माना जाता है, और इन्होंने 1970 में किया जीरो बेस बजटिंग की एक नई तकनीक है, जिससे सार्वजनिक व्ययों में जो है अपव्ययता में कमी ला जा सके। और इसमें जो है प्रत्येक क्रिया के लिए जो है शून्य आधार ढूंढा जाता है और प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है। तो पीटर ए पायर ने ऐसी तकनीकी जो है 1970 में दिया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सार्वजनिक प्राप्ति सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋण का योग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये भी सही है। एडम स्मिथ ने करारोपण के 5 नियम दिए, ये गलत है आपका। ठीक है, 5 नियम नहीं दिया था, बल्कि कितना 4 नियम दिया था। ठीक है, और प्रकृतिवादियों ने एक कर प्रणाली का समर्थन किया, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडम स्मिथ ने करारोपण के 5 नियम दिए, 5 नहीं दिए थे, 4 दिए थे। ठीक है, और 4 सिद्धांत में पहला था समता का नियम। ठीक है, और दूसरा मितव्ययिता का नियम, तीसरा निश्चितता का नियम, और चौथा सुविधा का नियम। ठीक है, ये 4 नियम दिए थे करारोपण के लिए। ठीक है, तो इस चारों को भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा। पहला समता, दूसरा मितव्ययिता, तीसरा निश्चितता, चौथा सुविधा का नियम। ये 4 नियम दिया था एडम स्मिथ ने करारोपण के क्षेत्र में। 54 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कर का कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? तो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी कर का जो है कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसको जो है प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, उन करों को प्रत्यक्ष करते हैं जिनमें जो है मौद्रिक बोझ को दूसरे पर टाला नहीं जा सके, जिनके संबंध में कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़े जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच अधिक होने पर करापात अधिक होगा। तो किस पर करापात अधिक होगा? तो वो विक्रेता पर अधिक होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब पूर्ति की लोच की मात्रा, ठीक है, e⁻s, जब पूर्ति की लोच की मात्रा जो है मांग की लोच की मात्रा से कम होती है, अर्थात e⁻d, यानी ये मांग की लोच की मात्रा से कम होती है, तो कर का भार क्रेताओं के मुकाबले विक्रेताओं पर अधिक अनुपात में पड़ता है, क्योंकि कीमत में जो वृद्धि होती है वह प्रति इकाई कर की मात्रा के प्रतिशत से जो है कम होती है। ठीक है, तो ये आपका यही डिफाइन करता है कि विक्रेताओं पर ये करापात का अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक वस्तुओं में कीमत यंत्र लागू नहीं होता है, तो ये तो सही है। जबकि एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निश्चित करता है, एक राजकीय संस्था अपनी आय को व्यय के अनुसार निश्चित करती है, तो ये भी आपका सही है। ऋण परिशोध कोष सार्वजनिक ऋण शोधन की एक महत्वपूर्ण विधि है, ये भी सही है। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होगा बचत का बजट, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होता है मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय अनुपूरक के रूप में कर, उधार और नई मुद्रा के निर्माण से घाटे का वित्त प्रदान करता है, और मंदी की अवधि में इस प्रकार के व्यय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार आए और निजी हाथों में संचय की प्रवृत्ति कम हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे बचत की कोई बात नहीं की जाती है, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा कौन सी होती है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा मुद्रा आय अनुपात, घाटा आय अनुपात और साख द्रव्य अनुपात, ये तीनों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण सीमा ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, और घाटे की वित्त व्यवस्था की सबसे सुरक्षित सीमा कौन सी है? यह निम्न बातों पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं क्या हैं, यह मुद्रा पूर्ति तथा सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर खास के आधार को जो है ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाए, साधनों की गतिशीलता में संबंध सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न हों और मूल्यों का नियंत्रण हो, तो ये सभी ध्यान में रख करके इन सभी सीमाओं को ध्यान में रख कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त व्यवस्था के विकास क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से सर्वाधिक लाभ भारतीय संघ को किस व्यवस्था से प्राप्त हुआ? तो ये वित्त आयोग से प्राप्त हुआ था। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय साधनों का बंटवारा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयकर की प्राप्तियां का केंद्र और राज्यों के बीच अनिवार्य रूप से विभाजन, उत्पादन शुल्कों का वैकल्पिक अथवा ऐच्छिक बंटवारा तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान ऐसे प्रश्न थे जिनके निपटारे के लिए जो है संविधान की धारा 280 में यह प्रावधान किया गया है कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, जो संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर ही या उसके पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सका है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो इसमें लिखा गया है ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये आता है, वित्त आयोग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है? तो कौन सा कर है? तो उत्पाद शुल्क। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं किंतु जिनकी वसूली तथा उपभोग राज्यों द्वारा किया जाता है, वे कर हैं जैसे स्टाम्प कर हो गया, ठीक है, औषधि हो गया, औषधि कर हो गया, प्रसाधन कर हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया। ठीक है, ये सभी जो है आपको केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। ठीक है, और यद्यपि देखा जाए तो संघीय सूची में सभी जो है सम्मिलित है। संघीय सूची में उत्पाद शुल्क हो गया, आपका स्टाम्प हो गया, औषधि हो गया, प्रसाधन कर हो गया, ये सभी जो है किसमें है? तो ये सभी जो है संघीय सूची में सम्मिलित हैं तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं, और किंतु इन्हें जो है राज्यों को संग्रहित करने व उपयोग करने हेतु जो है अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये केंद्र द्वारा किया जाता है लेकिन इनको राज्य को भी इसमें से अधिकार दिया गया है, इसलिए इसको जो है किस में रखा गया है? तो ये इसको संघीय सूची में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये वर्ष 1951 में किया गया था। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में, ठीक है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। और आयोग का विचार था कि राज्यों की आय में ठोस वृद्धि करने की भारी आवश्यकता है, इसलिए उसने अधिक अंशदान देने की राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। और वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग ने जो है 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है उसका 41% हिस्सा जो है राज्यों को देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है
ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, तो इसको याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकरण में से मनोरंजन कर का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो मनोरंजन कर जो है ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत है। ठीक है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों भारतीय सरकार के अधिनियम 1919 और 1935 के अधीन इस प्रकार के कर लगाने के अधिकार रखती है। यह कर जो है टिकट के मूल्य पर, मनोरंजन के स्थान पर, जैसे थिएटर हो गया, सिनेमा, सर्कस, रेस कोर्स, खेलों आदि में लगाया जाता है और इस प्रकार इसका बोझ अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है। इसलिए मनोरंजन कर जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय का स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। तो कौन सा कारक है? तो मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो हीनार्थ प्रबंधन की नीति थी, हीनार्थ प्रबंधन की जो नीति थी उससे क्या होता है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलती है और इसीलिए जो है इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हीनार्थ प्रबंधन अथवा इसको घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति में सरकार का व्यय जो है उसकी कुल आय से अधिक होता है। सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए जो है केंद्रीय बैंक अथवा जनता से ऋण लेती है और कहा जाए तो नई मुद्रा का सृजन करती है, जिससे देश में जो है मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं की मांग में जो है वृद्धि होती है। किंतु इनके उत्पादन से उस गति से वृद्धि नहीं होती जिस गति से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। अतः ऐसी स्थिति में जो है वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो है हीनार्थ प्रबंधन की आलोचना हमेशा की जाती रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार को आय किस साधन से प्राप्त नहीं होती है? भारत में केंद्रीय सरकार को आय जो है किस साधन से प्राप्त नहीं होती है, ये पूछा है। तो व्यापार कर से उसको कोई आय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता से पूर्व वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कोई कर नहीं लगता था, परंतु भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है कुछ प्रांतों में इन पर स्थानीय कर जो है लगाया गया और संविधान की धारा जो 276 में यह प्रावधान किया गया कि इस कर का लगाया जाना इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि यह आमदनियों पर लगने वाले कर से संबंधित है और वृत्ति, व्यापार, आजीविका और रोजगार कर अधिनियम में जो है निर्धन लोगों के लिए छूट की व्यवस्थाएं की गई हैं और वर्तमान में व्यापार कर राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। व्यापार कर जो है ये राज्य सरकार का आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जबकि सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, ये केंद्र सरकार की आय का स्रोत है। ठीक है, ये उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, आयकर हो गया, ये जो है केंद्र सरकार के आय का स्रोत माना जाता है और व्यापार कर जो है ये राज्य सरकार के आय का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार कब पूछा है कि आय का साधन से नहीं प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि व्यापार कर से जो है केंद्र सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।